आज हम लोग आपका रिवीजन करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये आपको 11-12 में भी है, जिसका 11-12 में लॉ है उसका भी है। बीकॉम वाले लोग भी रिवीजन कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन में ही यही सेम चैप्टर है, अभी रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला आता है आपका कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ लग सकता है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कश्मीर नहीं था तब तक कश्मीर में नहीं लगता था। हर एक में बोला जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपका ये कश्मीर का भी पार्ट हो चुका है आपका इंडिया का, तो आप यहाँ पे इंडिया इसमें कश्मीर में भी आपका ये लॉ लागू होगा। अब इसका रिवीजन करते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे, इसका शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी सुन सकते हैं, 11-12 वाले जिनका है लॉ वो भी सुन सकते हैं। पहला ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग सुन के कर लीजिएगा। पहला आपका क्या है, ऑफर। ऑफर क्या होता है, आपने किसी को प्रपोजल दिया वो आपका ऑफर हो गया। आपने किसी को प्रपोजल दिया, आपने किसी को कुछ करने के लिए दिया, वो आपका ऑफर हो गया। ऑफर के बाद अगर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के आपका क्या होता है, प्रॉमिस हो जाता है। और फिर प्रॉमिस, उसमें कुछ कंसिडरेशन रूल, आप कुछ दे रहे हैं किसी को, कुछ भी डूइंग समथिंग, कुछ भी मनी दे टर्म दे रहे हैं या फिर कुछ भी दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। और आपका प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन मिलकर आपका एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट में कोई इन्फोर्सिबल लॉ हो जाता है, वही आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे आप अपने घर में कि अपना वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि आप वाइफ अगर चुप रहेगी तो हम उसको पैसा देंगे, ये चीज़ हो गया। अगर वाइफ चुप रहेगी तो हम उसको डायमंड गिफ्ट करेंगे। तो देखिए, पहला तो ऑफर दे दिया, ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया कि वाइफ चुप रहेगी, वो भी बोलेगी चलो हम चुप है तो हमको कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्टेंस में मिल रहा है। उसके बाद देखें, अगर ये ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये प्रॉमिस हो गया। फिर इसमें क्या है, कंसिडरेशन जुड़ा। कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ कि आप अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, या तो आप कुछ भी डायमंड का नेकलेस या कुछ भी आप अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चुप रहने के लिए उसका भी कंसिडरेशन जुड़ गया कि वो चुप रहेगी, तो आपका कंसिडरेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट। बट ये आपका लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, लॉ के द्वारा आपका इन्फोर्सिबल नहीं है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है, इसको ध्यान देंगे। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन सारी चीज़ों का होना एक जरूरी है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपका ऊपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट को कितने भागों में डिवीजन किया गया है। पहला उसका क्लासिफिकेशन, एक वैलिडिटी के हिसाब से। वैलिडिटी मतलब ये लॉ के द्वारा है कि नहीं है, तो उसमें क्या होता है, पहला आपका वैलिडिटी कैसे, वैलिड मतलब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया, एक्सपेशली बाइंडिंग हो गया लॉ के द्वारा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ये लीगल नहीं होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जा सकता है, वो आपका वैलिड हो गया। वॉइडेबल हो गया कि आप वॉइडेबल में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने गए, डॉक्टर आपको बोला कि आपका पेट की जगह हम आपका पेट का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसके बदले हम 2 करोड़ का आपका प्रॉपर्टी लेंगे। हो सकता है आपको पेट का ऑपरेशन करने में 2 लाख या 4 लाख लगे, तो आप बोलेंगे नहीं, ये पेट का ऑपरेशन कर रहा है तो हम इसको 2 करोड़ का प्रॉपर्टी दे। वो आपका दबाव है कि अगर हम नहीं देंगे 2 करोड़ का प्रॉपर्टी तो ये हो सकता है मेरा किडनी निकाल ले। तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, वहां तो आप एक्सेप्ट कर ले, बाद में चाहे तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, इसमें जिसको आप दे रही हैं एग्रीड पार्टी है, वहीं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। उसके बाद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली नहीं है। उसके बाद आता है अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको आपने किसी को इन्फोर्स करके, या फिर आपने जैसे अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सिंगर का गाना आना चाहता है सिंगर, लेकिन उसका किसी रीजन से गला खराब हो गया, तो क्या कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, सब कुछ एग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन गला खराब होने की वजह से वह कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फोर्स नहीं हो सकता, इसको हम लोग अनइन्फोर्सिएबल है, मतलब अनजाने में या फिर ऐसा प्रॉब्लम होने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, वो आपका हो गया अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आराम से समझेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल रहता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता है, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपका पहले से नहीं, इसमें होता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड क्या हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए तब तक लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। वॉइडेबल, एक पार्टी मानेगी एक पार्टी नहीं मानी, तो क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो मतलब लॉ के टर्म्स से में नहीं है, वो आप काम किए हैं। तो जैसे आपने गांजा का बिजनेस किया, किसी जगह पे गांजा का बिजनेस इलीगल है तो वो इलीगल है। जैसे आपने बिहार में दारू का बिजनेस किया, दारू का बिजनेस इलीगल है, तो ये आपका क्या हो गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कितना होता है, ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड
क्वाशी और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई बोल के किया या फिर ओरली लिख के किया, वो क्या हो गया आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने बोल के किया या कुछ भी लिख के किया, रिटन ओरल रिटन, आपका एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड आपको समझ में नहीं आया लेकिन वो आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे एक अखबार वाला रोज आपके घर में आके अखबार रख के चला जाता है, तो वो आपसे कुछ बोलने नहीं जाता क्या हुआ नहीं हुआ, रोज अखबार रख के जा रहा है, इसका मतलब आपने उसको बोला हुआ है, तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि आप उसको महीना होने के बाद पेमेंट करेंगे, ये कोई एग्रीमेंट लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है आपका और अखबार वाले के साथ में, वो तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आता है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट और आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको समझेंगे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंडक्टेड बाय पार्टी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में ये आता है, बड़ा तकलीफ देता है। आपका होता है क्या है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो अपने कंडक्ट बाई पार्टी होता है, जिसमें पार्टीज का कंडक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंडक्ट बाई पार्टी। और कंडक्ट बाई लॉ हो गया, जैसे आप किसी भी मान लिया आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ डील करें। एक ऐसा आदमी है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं लेकिन हर चीज का जवाब सवाल वही कर रहा है, तो आपको क्या मान सकते हैं कि वो भी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है, आपके लिए वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं लेकिन फिर भी उसको माने, तो क्या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमको मालूम नहीं था लेकिन फिर भी वो जुड़ा हुआ है, तो कंडक्ट बाई पार्टी से जो होता है ना वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कंडक्ट बाई लॉ, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, जैसे आपने कहीं गुड्स आपका गिर गया था या चोरी हो गया था किसी का, आपने फिर उस गुड्स को, आपको लॉ के द्वारा बना हुआ कि आप उस गुड्स को उस आदमी को वापस करेंगे। जैसे किसी का मोबाइल खो गया तो आप मोबाइल क्या तो जाके उसमें जमा कर देंगे जो आपके नजदीकी थाना क्षेत्र होंगे, या फिर उस आदमी को खोज के आप उसके मोबाइल को रिटर्न कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। टैसिट और क्वासी में देखिएगा डिफरेंस होता है, टैसिट कंडक्ट बाई पार्टीज होता है और क्वासी कंडक्ट बाई लॉ होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के हिसाब से भी बांटा होता है। एग्जीक्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी दो तरह का होता है। एग्जीक्यूटेड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट संग संग हो गया वो हो गया आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका हो गया है वो एग्जीक्यूटेड हो गया। या फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी, जो आपका फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है एग्जीक्यूटरी होता है। इसमें क्या होता है यूनिलेटरल बायोलेटरल, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हो सकता है कि आपने खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, सामने वाला बोला कि ठीक है हम बाद में ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट आप बना है, तो ये यूनिलेटरल हो गया। बायोलेटरल जहां आप भी बाद में कर रहे हैं और आपका साथ वाला भी बाद में कर रहा है। जैसे यूनिलेटरल में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने किसी दोस्त को बोला कि आप भाई मोबाइल हमको दे दो, मोबाइल दे दे, लेकिन आपने बोला पैसा आप बाद में देंगे, तो क्या यूनिलेटरल, वो अपना से तो काम पूरा कर चुका है लेकिन आप अपने तरफ से काम पूरा नहीं किए हैं। बायलेटरल क्या हो गया, आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई मोबाइल भी तुम बाद में ना, पैसा भी हम तुमको बाद में देंगे, ये क्या होगा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दोनों फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटिव जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या टर्म का होना जरूरी है। पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहला तो होना चाहिए कैपेसिटी होना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा वो एग्रीगेट वो वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये तीन चार चीजें हैं, इसको देखना। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में है, आपका सेक्शन 10 में लिखा हुआ है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख के समझेंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले क्या कैपेसिटी, किस तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला तो वो मेजर होना चाहिए, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम में आता है कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड आदमी नहीं कर सकता है, या फिर जो डिसक्वालीफाइड पर्सन है, जो कोर्ट के द्वारा माना हुआ पर्सन नहीं है, या फिर कोई ऐसा गलत काम किया, इंसॉल्वेंट जिसके पास कुछ रुपया भी नहीं है, मतलब जब तक वो सॉल्वेंट नहीं होता तब तक आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जेल में जो आदमी है जब तक जेल में है तब तक उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जेल के बाहर आके वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। वो क्या हो गया आपका साउंड माइंड में आ गया। फिर क्वालिफाइड साउंड माइंड मतलब ऐसे आदमी जो हेल्दी हो और शरीर से आपका काम करने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं साउंड माइंड बोलते हैं। इसको ध्यान से देख लेंगे, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। अरे गेट को आप बंद कर। फिर आगे आते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एलिमेंट में है। अभी इतना करने के बाद अब देखते हैं कि इसको ऑफर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, फिर कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है, इसका भी रिवीजन कर लेंगे। पहले ऑफर आते हैं, ऑफर के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफर दोनों तरह से होता है, एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब हम किसी के साथ ऑफर लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। इम्प्लाइड मतलब हम किसी को जानकारी दे के भी कर सकते हैं। ऑफर जैसे बोले ना कि कोई सामने अखबार वाला दे के जाए, आपने उसे इशारा किया कि वो अखबार दे के जाए और आपने उसको पैसा का पेमेंट कर दिया, कोई रिटर्न नहीं हुआ लेकिन आपका उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आते हैं ये
कि ये कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपका। जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर और क्रॉस, ये जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर, ये किस किस तरह के ऑफर होते हैं, इसको थोड़ा सा जानने और समझने की अपने चेष्टा करेंगे। तो आपका हो गया पहला क्या है, एक्सप्रेस ऑफर। पहला क्या है आपका, एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर आप समझ लीजिए कि जो रिटन और ओरल होता है, एक्सप्रेस ऑफर होता है इम्प्लाइड, जो आपको इम्प्लाइड हो। जैसे जनरल ऑफर, आपने पूरे पब्लिक को जनरली आपने ऑफर दिया। जैसे शादी.com में आप जाके अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, शादी.com में पोर्टफोलियो बनाए, कोई भी देख सकता है, वहां कोई भी आपको बोल सकता है, आपका मर्जी, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जनरल आपने जनरली सबको इन्वाइट किया है वहां कि कोई भी आपका आके प्रोफाइल को देख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका जनरल ऑफर हो गया। दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब आपने किसी स्पेशल आदमी के लिए कुछ ऑफर किया। जैसे आपने एक पर्टिकुलर किसी जाके लड़की को प्रपोज किया, ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक ऑफर हो गया। आप किसी एक आदमी को जाके प्रपोज करें, ये स्पेसिफिक है, वो आप फिक्स है। जनरल में क्या था कि आप सबको ऑफर दे रहे हैं कि कोई भी आके इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर क्या एक काउंटर ऑफर होता है। फिर आपका क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है कि आपने उसमें, जैसे आपने किसी को ऑफर दिया और सामने, जैसे आपने कुछ ऑफर दिया किसी को 4,000 का हम आपको ऑफर दे रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं हम 3,000 में करेंगे, ये क्या हो, काउंटर ऑफर। आपने भी ऑफर दिया और सामने से वो भी ऑफर दे रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। तो ये क्या होता है, काउंटर ऑफर, सामने से भी आपको ऑफर आ रहा है। उसके बाद होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर होता है कि सेम ऑफर, आप जो ऑफर देना चाहते थे सामने वाला को भी वही ऑफर देना था, लेकिन सामने वाले को जानकारी नहीं था कि ये ऑफर है आपके पास में। तो क्या ये क्रॉस ऑफर हो गया, वो भी आपके पास सेम ऑफर लेके आया, उधर से भी ऑफर है, सेम एक ही तरह का ऑफर है, लेकिन जानकारी नहीं है, नहीं आपको जानकारी ना उसको जानकारी है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑफर मतलब वो ऑफर जो सर्टेन पीरियड टाइम के लिए, जैसे अपना एक गवर्नमेंट है वो टेंडर निकालती है, टेंडर निकालते 6 महीना साल भर के लिए निकालेगी, वो क्या हो गया आपका स्टैंडिंग ऑफर हो गया। अब इसेंशियल ऑफर कैसे वैलिड हो सकता है, पहला कोई ऑफर लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हम लोग किसी से भी ऑफर कर रहे हैं तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं होता, सोशल रिलेशनशिप में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। दूसरा है कि सर्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी आए और कुछ भी बोल दिया, उस तरह का ऑफर में नहीं चलता। एक सर्टेन होना चाहिए कि नहीं हम इस चीज का ऑफर करना चाहते हैं, ये आपका सर्टेन ऑफर हो गया। इसके अलावा अब देखिए यही 2-3 चीजें हैं, वैलिड ऑफर होना, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेन ऑफर होना चाहिए, ये सब चीजें। फिर आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ऑफर को आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे किसी से भी, या फिर कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। जो आपने ऑफर दिया, ऑफर में आप कुछ ना कुछ कंडीशन लिखेंगे। ऑफर में क्या होता है, कंडीशन होता है, तभी वो ऑफर मानेंगे। जैसे आपने किसी को बोला कि हम मोबाइल, उसमें कोई ना कुछ कंडीशन दीजिए कि ये मोबाइल है, कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए, ये क्या हो गया आपका ऑफर में कंडीशन होना चाहिए। ऑफर बिना कंडीशन का भी ऑफर नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है आपका रिवोकेशन, कि ऑफर को कैसे कैसे हम रिवोक कर सकते हैं, ऑफर कैसे खत्म हो सकता है। पहले आपने सामने वाला को ऑफर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर वहीं खत्म हो गया। आप दूसरा नोटिस पीरियड से भी खत्म कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ों में रिवोकेशन आ गया कि आपने ऑफर दिया, अच्छा सामने वाला को सोचिए कि आपने ऑफर को दिया हुआ है कि आप 10,000 का किसी को ऑफर दे रहे हैं, सामने वाला भी ऑफर अभी ले नहीं रहा, तो क्या रिवोक हो गया कि आपने अपने तरफ से तो ऑफर दे दिया, सामने वाला उसको रिजेक्ट कर लिया। अच्छा एक और आता है कि ऑफर इन्विटेशन ऑफ ऑफर से कैसे अलग होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। जैसे आपने किसी को ऑफर दिया, जैसे ये काउंटर ऑफर की तरह ही होता है। आपने ऑफर दिया सामने वाले को 3,000, वो कितना 4,000 का ऑफर दिया, वो बोला कि हम 3,000 मिलेंगे, तो फिर आपका मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर दोनों अलग अलग होता है। ऑफर वो सारी चीजें होगा, इन्विटेशन टू ऑफर हो गया कि आपने ऑफर दिया सामने वाला को, सामने वाला आपको कुछ और ऑफर दे, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि वो आपको भी इनवाइट कर रहा है ऑफर के लिए, ये आपने ऑफर समझ लिया। फिर एक्सेप्टेंस आता है कि अगर ऑफर हुआ है तो उसको एक्सेप्ट, इसमें भी समझे कि एक्सेप्ट कब करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें समझ गए कि वो रिवोक कब आ जाएगा, कब खत्म होगा। अब आते हैं एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस के लिए क्या होना है, एक्सेप्टेंस के लिए पहला कि एसेंशियल है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा नॉन कंडीशनल होना चाहिए। अगर इसमें एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट किया, जैसे हम बोले ना कि 4,000 का आपने ऑफर, सामने वाला को 4,000 में ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया कि ये एक नॉट कंडीशन होगी कि आप कंडीशन दे सकते हैं, सामने वाला आपको कंडीशन नहीं दे सकता, वो एक्सेप्टेंस होता है। दूसरा कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस में जब तक सामने वाला आपको एक्सेप्ट करके रिटर्न ना भेज देना, तब तक वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं बोला जाएगा। जब तक आपको सामने वाला एक रिटर्न नहीं भेज दे, तब तक वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या हो गया आपका इसेंशियल में एक्सेप्टेंस हो गया, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए कम्युनिकेशन के, सामने वाला आपको कम्युनिकेट करके रिटर्न करेगा, वो हो गया एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है आपका रिवोकेशन।
रिवोकेशन होता, अच्छा कम्युनिकेशन में भी होता है कि आपने किस मोड में कम्युनिकेट किया है। आप समझ के चलिए कि आपने उसको बोला कि वो आपको मैसेज करेगा लेकिन वो आपको लेटर भेज रहा है, तो भी आप एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद आता है रिवोकेशन, कि आपने अपना ऑफर ही वापस ले लिया। आपने ऑफर दिया और ऑफर उसके पहुंचने से पहले ही आपने ऑफर को वापस ले लिया, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। या फिर हो सकता है कि आपको वो जो ऑफर दिया है, आपने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन किसी लीगल कारण से वो आपको रिजेक्ट करना पड़ा, तो वहां क्या से रिवोकेशन कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। रिवोकेशन मतलब होता है वापस लेना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है रिवोकेशन का, वापस लेना। आपने वापस ले लिया। फिर इसके बाद आता है कि जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस के बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन मतलब डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी, डू नॉट डू, कुछ भी, डूइंग समथिंग नॉट टू डू समथिंग को भी हम लोग बोलते हैं। इसका एक मैक्सिमा होता है क्यूट प्रो क्यू, डूइंग समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, कोई बोला कि आप 10 दिन पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाइए, हम आपके लिए गाना बजाएंगे। ये भी क्या हो गया कि एक तरह का कंसिडरेशन हो गया कि 10 दिन गाड़ी नहीं लगाइए, नॉट टू डू समथिंग में हो गया। डू समथिंग में आप कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, उसको क्या बोलेंगे, डूइंग समथिंग बोलेंगे। आपने किसी के लिए कुछ किया, वो आपका क्या हो गया, डूइंग समथिंग हो गया। फिर आपका आता है कंसिडरेशन के बाद एग्रीमेंट आता है। फिर आपका हो गया एक्सेप्टेंस हो गया आपका, उसके बाद ये अब कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन में आपने देख लिया। अब एक्सप्रेस एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है कंसिडरेशन के लिए, आपको कुछ ना कुछ किसी के लिए काम करना है, वो आपका कंसिडरेशन हो गया। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया है, वो आपके लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया है। कंसिडरेशन, अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन भी होता है। कंसिडरेशन में नॉट टू डू समथिंग, डूइंग समथिंग, तो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन क्या हो गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेकिन बिना पैसों का भी बन सकता है। ये एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होना, मतलब कुछ ना कुछ पैसा रुपया का होना जरूरी है या फिर कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कंसिडरेशन होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपके पिताजी ने आपके लिए आपके नाम पे कुछ ना कुछ जमीन रखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आपने दिया लेकिन कंसिडरेशन कुछ नहीं है, आपके पिताजी से कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि जमीन आपसे जुड़ा होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हर केस में नहीं होता है, कुछ कुछ केसों में ये होता है, सारे केस में ये नहीं होता है कंसिडरेशन विदाउट कंसिडर, ये एक्सेप्शन हो गया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में 2-3 तरह का एग्रीमेंट होता है। एक वैलिड एग्रीमेंट हो गया, तो वैलिड एग्रीमेंट क्या, अच्छा वॉइड एग्रीमेंट लिखा हुआ है वहां पे। एग्रीमेंट वॉइड कैसे होता है, तो आपने पहले से ही एग्रीमेंट बनाया हुआ, वो एग्रीमेंट आपका बन नहीं पा रहा है या किसी रीजन से वो आपका एग्रीमेंट है ही नहीं। आपने जब शुरुआत में ये एग्रीमेंट बनाया तो वो आपका एग्रीमेंट बना ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। फिर आपने अगर एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बनाया है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी आपने अगर एग्रीमेंट बनाया है तो वो भी एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे आप किसी का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करते हैं और इसका एग्रीमेंट बनता है और आप शादी करा दिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। उसमें देखिए आपने ऑफर भी दिया होगा, हो सकता है आपका एक्सेप्टेंस भी हो, उसमें आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी दिया हो, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट जो बना रहे, ये एग्रीमेंट इंडिया में वैलिड नहीं है, इसलिए इस एग्रीमेंट को नहीं बना, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, या फिर आपने किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाया, तो क्या होगा कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ये आपका नहीं हो सकता। एक्सप्रेसली वॉइड, मतलब ऐसा आपने एग्रीमेंट बनाया है जो पहले से ही वॉइड है, मतलब उसको लॉ तो मानते हैं लेकिन समाज के लिए वो सही नहीं है और लॉ भी उसको नहीं मानते, वो एक्सप्रेसली वॉइड है। फिर अगर वो इन्फोर्सिबिलिटी हो जाता है, लॉ के द्वारा निर्मित हो जाता है, वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हम लोग नीचे का रिविजन कर लेते हैं, जो बच गया उस पार्ट का रिविजन कर लेते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपका प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आपका एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में अगर लॉ है, किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप है या कोई लॉ का टर्म लग रहा है, वो इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ है। इन्फोर्सिबिलिटी बाई क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ है तो वो आपका क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। बाई लॉ है तो वो आपका एग्रीमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग कैपेसिटी पढ़ लेते, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसेंशियल एलिमेंट में हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, फ्री कंसेंट। आपका क्या दिया हुआ है, फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री होना चाहिए, ऐसा कंसेंट नहीं होना चाहिए कि आपको वैसे दिया जाए। तो फ्री कंसेंट में आपका ज्यादातर वॉइडेबल होता है। फ्री कंसेंट में आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपका वॉइडेबल का ही केस होता है।
जैसे फ्री कंसेंट में आपका क्या है कि पहला है कोर्सन। कोर्सन मतलब लॉ के खिलाफ आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो आपके आईपीसी एक्ट में ही नहीं है। आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जो आपका आईपीसी एक्ट में नहीं है। वो हो सकता है कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट किया हो, आप लीगल हो सकता है, लेकिन वो वॉइडेबल है। वो सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे हम पहले ही एग्जांपल देते हैं डॉक्टर वाला। अगर आप किसी दबाव के कारण आपके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है उसको क्या बोलते हैं, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं, कि आपको दबाव से वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। उसमें एग्रीड पार्टी हो, चाहे तो एग्रीड पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। ये सारा जितना है आपका, ये सारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारा क्या होता है आपका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फ्रॉड, आपने किसी के साथ धोखा किया, हो सकता है कि आपने धोखा किया, सामने वाला जानकारी हो, आपका दोस्त यार ही हो, आपने किसी भी तरह का उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करा, तो ये वॉइडेबल हो गया। लेकिन आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपने उसके खिलाफ गए, कुछ ना कुछ एरर हुआ, मिस्टेक हुआ है, तो आप उसके खिलाफ गए, या कुछ ना कुछ कोई आपको गलत बताया है। फ्रॉड अलग अलग तरह का हो सकता है। आज जैसे आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया है, जैसे आप किसी से गाड़ी लेने गए, गाड़ी वाला बोला कि ये गाड़ी 5 साल पुराना है, उसके पास कोई कागज नहीं है, और वो गाड़ी 3 साल पहले ही पुराना, तो ये क्या आपके साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, ये गलत इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, तो ये क्या फ्रॉड हो गया। चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि चलिए 12 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, गाड़ी की जरूरत थी तो आपने गाड़ी ले ली, तो क्या फ्रॉड हो गया, ये वॉइडेबल हो गया। आप चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि सामने वाला पार्टी का इंटेंशन नहीं था गलत करने का, लेकिन उससे गलत हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे आप बैलेंस शीट का बना, कुछ भी आप उस किसी को सामने वाला को बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, 1000 की जगह 10,000 लिखा, वो अपने इंटेंशन से नहीं, गलती से उससे टाइप हो गया। ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। सामने वाला का आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट ले भी सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको रिजेक्शन का भी सहूलियत मिलता है। उसके बाद आपका आता है मिस्टेक। मिस्टेक भी इसी तरह का हो गया, आपसे एरर हो गया या कुछ ना कुछ गलती हो गया, वो आपको मिस्टेक हो गया। अगर आप जाने में गलती किए हैं तब तो वो ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा, लेकिन आपने अगर जान के गलती किया तो वो आपके लिए वॉइडेबल नहीं होगा, सीधा वॉइड हो जाएगा। आपने अनजाने में गलती किया तो वो आपके लिए वॉइडेबल है, सामने वाले आपको जानकारी नहीं था तो आपसे वो गलती हो गई, लेकिन जानबूझ के आप गलती किए जा रहे हैं तो वो क्या होता है, वॉइड हो जाता है, वो एग्रीमेंट आपका कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, या कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बंद किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को बंद भी कैसे कैसे किया जा सकता है उसको भी देंगे। पहला लैप्स ऑफ टाइम, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी के लिए 4 महीने, 4 महीने का पीरियड खत्म हो गया तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आपका आता है इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसको पॉसिबल किया ही नहीं जा सकता, जिसको आप पॉसिबली वो है ही नहीं। जैसे आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया वो मर गया तो क्या हो गया, आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, वो क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी। परफॉर्मेंस के आधार पर भी आप कर सकते हैं। एक एक्चुअल होता है, एक अटेम्प्टेड होता है, मतलब आपने डिस्चार्ज किया है उसी समय आप डिस्चार्ज कर दो, वो एक्चुअल हो गया। अटेम्प्टेड मतलब आप फ्यूचर में जाके उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद नोटिस भी होता है इसमें, क्योंकि नोटिस छूट गया। लैप्स ऑफ टाइम में ये हो गया कि आपने एक नोटिस पीरियड भी दिया कि इतने दिनों में खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे दोनों अपना अपना एग्रीमेंट या दोनों बात करके अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हैं तो वो खत्म कर सकते हैं। ऑपरेशन बाय लॉ, आपने ऐसा बनाया कि हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सामने वाला, जैसे आपने बिहार में दारू का बिजनेस करने का, तो जब आपने बनाया था तब तक तो वो लीगल था, फिर धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट इलीगल कर दी, तो आपने जब बनाया होगा हो सकता है उस समय वो आपके राज्य में लीगल हो, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ के बाद जैसे कुछ समय बाद उसको गवर्नमेंट जब इलीगल कर दी तो वो आपके लीगल, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा जब उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। उसके बाद ब्रीच होता है, ब्रीच भी 2 तरह का, एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है, उसी समय आपने गए, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वहीं पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में लगा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है या कुछ ना कुछ गलती है, तो आपने उसको ब्रीच कर दिया, मतलब तोड़ दिया उसको, आपने जो उसमें रूल दिया होता है उसके खिलाफ आपने कुछ बोल दिया तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब बाद में आपको पता चला कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ गलती हो गया, उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट को रोका जाए। अब समझेंगे आराम से कॉन्ट्रैक्ट को कब कब डिस्चार्ज किया। लैप्स ऑफ टाइम, नोटिस पीरियड, ये सब चीजें किस में आती हैं, लैप्स ऑफ टाइम में आती हैं। फिर उसका इम्पॉसिबिलिटी, जैसे उसका डेथ हो गया सामने वाला को या किसी इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, तो उसको क्या होता है आपका इंसॉल्वेंट, मतलब वो दिवालिया, उसके पास कुछ रुपया पैसा ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस, एक्चुअल आपने उसी समय देखा उसी समय कॉन्ट्रैक्ट, अटेम्प्टेड आपको बाद में उसको परफॉर्म करना था लेकिन परफॉर्मेंस करने के पहले ही आपको लगा कि नहीं हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिए थे, एक सिंगर का एग्जाम्पल लेते, आपने सिंगर से आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन जब वो गाने गया
गया, उस समय उसका गला खराब हो गया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट उस समय डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, दोनों आदमी में एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अपना कैंसिल करना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपने ऐसा लॉ बन गया जिसकी वजह से आप जब तक कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तक वो लॉ पास नहीं था। जैसे आप गुजरात में गए, आपने किसी से तंबाकू का बिजनेस किया, तो हो सकता है कि गुजरात में पहले चलता था, आपने पहले का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब तंबाकू क्या है वहां बैन है, अब उसको तंबाकू का बिजनेस नहीं करता। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट के द्वारा वो बंद किया। उसके बाद ब्रीच है कि उसको उसी समय आपने तोड़ दिया, जब कॉन्ट्रैक्ट बना आपने एक्सेप्ट किया, उसी समय आप कॉन्ट्रैक्ट को एंटिसिपेटरी, आप फ्यूचर में जाकर कभी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं तो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये चूंकि मिनिमम आपका रिवीजन है, लेकिन जितना रिवीजन है आपके लिए शायद इसेंशियल है, आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं ढंग से। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यही तक रखते हैं, इसको कोई भी कर सकता है, बीकॉम का हो, 11-12 का स्टूडेंट जिसका लॉ है वो भी कर सकता है इसको। सीए फाउंडेशन का अगर कोई क्लास कर रहा है वो भी इसका रिवीजन कर सकता है। फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।